हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीपैड पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने वंदना कटारिया स्टेडियम में 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती हुई, जिससे कि आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। तो सीएम धामी का दिल्ली दौरे से लौटने के बाद वहां पर हेलीपैड पर ही जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी नेताओं ने वहां फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। सीएम ने उसके बाद कबड्डी चैंपियनशिप में इसको लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था वहां मंच पर पहुंचे। खिलाड़ियों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहित। इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती थी ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को, खेल संस्कृति को विकसित करने के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कर रही है। प्रदेश में जहां एक और हमने यहां नई खेल नीति लागू कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की गई है, वहीं प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान बच्चों को तैयारी करने के लिए खेल छात्रवृत्ति देने, खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण पुनः लागू करने एवं खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना करने जैसे अनेक निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा, हमने पीएम मोदी से राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने का आग्रह किया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने स्वीकृति भी दे दी। उन्होंने कहा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है। देवभूमि में हमने इस बार शीतकालीन यात्रा भी शुरू की। उसके लिए भी मैंने पीएम से आग्रह किया है कि वे किसी दिन शीतकालीन यात्रा में प्रवास जरूर करें। बता दें आपको, मुख्यमंत्री धामी ने 6 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी और इस बाबत उनसे बातचीत की थी। शीतकालीन यात्रा के लिए भी क्या कुछ रहा सर? ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड में उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद एक खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। वहीं ऊर्जा क्रांति की तैयारी में है धामी सरकार। इसी के मद्देनजर 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए भी रास्ता साफ हो गया। जो अड़चनें थी वो दूर हो गई। 14 प्रोजेक्ट्स आवंटित हो गए और बाकी के 14 प्रोजेक्ट्स पर काम अभी चल रहा है। बता दें आपको, जो फोकस है, जो जोर है सरकार का, वो सोलर थर्मल पावर पर भी है। और इस तरह से 28 प्रोजेक्ट्स में से 10 प्रोजेक्ट्स आवंटित हो गए हैं और बाकी के 14 पर भी काम चल रहा है। और इस तरह से तेजी के साथ विकास कार्यों को, इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार गंभीरता के साथ काम करती हुई। उत्तराखंड में जितनी हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट की जितनी संभावनाएं हैं और जितनी ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री से, जितने भी विभाग इस क्षेत्र में आते हैं उन सभी से मैंने लगातार हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रस्तावित हैं, उनको स्वीकृति देने का अनुरोध किया था और अभी हमको स्वीकृतियां मिली भी हैं, क्योंकि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उसके अतिरिक्त
अन्य स्वीकृतियां भी अभी पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी मिलेंगी। जो मिली हैं उससे निश्चित रूप से हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा प्रदेश का संकल्प लेकर हमारा ये नया प्रदेश बना था, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड ऋषिकेश शहर में देहरादून रोड स्थित पनेसिया हॉस्पिटल प्रबंधन पर पूर्व पदाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा करके करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसकी शिकायत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल से की गई। इसके बावजूद मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। शिकायतकर्ता ने मामले में राज्य सरकार से सघन जांच कर संलिप्त लोगों से सरकारी धन की रिकवरी और कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को ऋषिकेश प्रेस क्लब में पेंसिया मैनेजमेंट सोसाइटी के पूर्व सचिव विक्रम सिंह रावत ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आयुष्मान योजना में किस तरह से फर्जीवाड़ा देखने को मिला और उन्होंने करीब 2 साल पहले भी सचिव पद छोड़ दिया था। फर्जीवाड़े के सबूतों के साथ उन्होंने कई बार शिकायत की। शिकायत करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर वो अपना आक्रोश जताते नजर आए। पनेसिया हॉस्पिटल में मैं सचिव के पद में था। पहले 2-3 साल से मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, इनको मैंने बहुत समझाया कि ऐसे घोटाले मत करो। ये आयुष्मान में घोटाले लगातार करते आ रहे हैं। कोविड में भी इन्होंने काफ़ी घोटाले करे, अधिकारियों के साथ मिलकर लेन देन बहुत करा, 108 वालों के अधिकारियों के साथ लेन देन बहुत करा। इनके हर जगह मतलब इतने पैर फैले हैं। माननीय मंत्री जी को नाम उनके नाम से काफ़ी मतलब जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, जबकि उनका लेना देना कुछ भी नहीं है पनेसिया हॉस्पिटल ऋषिकेश देहरादून से, लेकिन उनके नाम का दुरुपयोग करा जा रहा है। हर जगह उनके नाम से ये लोगों से पैसे हटते रहते हैं और उन्हीं के नाम से ये आयुष्मान में फर्जीवाड़ा करता आ रहा है। आयुष्मान में मैंने इनकी एप्लीकेशन इतनी जगह दे रखी है। आयुष्मान में मैंने इनकी एप्लीकेशन दे रखी है, उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में मैंने इनकी एप्लीकेशन दे रखी है, सीएम आवास में मैंने इनकी एप्लीकेशन दे रखी है, नैनीताल हाईकोर्ट में मैंने इनकी एप्लीकेशन दे रखी है। इनके सारे साक्ष्य मेरे पे रिसीव मैं आप लोग को भी दे दूँगा यहाँ पे। और डॉक्टर ये यूकेएमसी के जो डॉक्टर सुधीर पांडे रजिस्ट्रार हैं, वो पूरी तरह से इनका साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू इनका कुछ भी नहीं कर सकता, ये बहुत पावरफुल लोग हैं और तेरा कुछ भी नहीं होगा, तू कुछ भी करता रहे, तेरा कुछ भी नहीं होगा। वो इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर पांडे यूकेएमसी, जहाँ मैंने केस डाला। वहीं उत्तराखंड में सरकार के आदेश के बाद से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित मदरसों की जांच शुरू की गई है। इस मुद्दे पर सीएम धामी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, राज्य में अवैध मदरसे और अवैध अतिक्रमण दोनों ही नहीं होने चाहिए। देवभूमि आस्था और श्रद्धा की जगह है। मदरसों की जांच होगी। सत्यापन के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए। देखिए, देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है। आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस लगातार नगर निगम, नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टियां जीत का दावा ठोकती हुई। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि हमें सरकार के काम के अनुसार जीत मिल रही है, क्योंकि हम काम करते हैं, विकास करते हैं, इसलिए जनता हमें चुनती है। तो वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में जो काम किया, उसी के आधार पर हमें प्रचंड जीत मिल रही है, आगे भी मिलेगी। खबर रुड़की से, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई। इसी बीच पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद के गांव के लोगों ने उनके परिवार पर रास्ता हथियाने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि विधायक के भाई और भतीजों ने सरकारी रास्ते को जेसीबी से बंद करवा दिया। अब रास्ते की जगह पर फसल उगा दी गई है। स्थानीय लोगों ने चुनावी माहौल के दौरान विधायक फुरकान अहमद का भारी विरोध करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना है उनकी पत्नी रामपुर नगर पंचायत सीट से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है, जिनका वो अब खुले तौर पर विरोध करेंगे। उन्हें वोट नहीं पड़ने देंगे। मेरा नाम अब्दुल वदूद है सर, और मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये जो है हमारा जो रोड है, हमारे रामपुर से ही 17.5 गट्ठे चौड़ा रोड आया था और वह यहीं इस नदी वाले रास्ते पे मिल रहा था, वहां से ऐसे घूम के। फिर उसके बाद चकबंदी फुरकान विधायक जी का यहाँ पे 6 बीघे बहन था
और उसने चकबंदी में 6 बीघे का उसने जो है तो 12 बीघे से ऊपर अपना ये कर लिया, और जो 17.5 गट्ठे चौड़ा रास्ता था वो पूरा खत्म कर दिया। गांव से लेके यहाँ तक वो भूरे के जो बारात घर है वहां से खत्म कर दिया भूरे के बारात घर पे। और एक रास्ता इस यहाँ से लेके पल्ली दून पब्लिक स्कूल तक के 12 फुटा चौड़ा रास्ता था, अब ये वाला छोड़ा और इसे भी अब आगे यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया। लगभग करीब इसे महीने से हो गए, 2-3 महीने हो गए से रात के टाइम जीसीबी लगा के इन्होंने ये भी बंद कर दिया। सारा मटेरियल पड़ा आरसीसी का पड़ा हुआ है सर रात के टाइम। तो अब आप देख लो कि इन्हें वोट किस स्तर पे दिया जाए, और कह रहे हैं कि हम लोगों के हम तो शरीफ आदमी, हम तो जो लोग भले कर रहे हैं। उससे पहले भी इन्होंने जितना भी जंगल का बंजर जमीन थे सब बेचते रहे और अपनी जो है बैरान की जमीन लेते रहे विधायक। तो बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा जहां तक कि हमारे से हो कि हम जो लोगों को उधर से हटाएंगे और जो दूसरी जो विकास करने वाले आदमी उनको वोट दुआएंगे। ये देखो रोड इधर से गांव से आ रहा है और इधर नदी पे जा रहा है। यहाँ से एक रोड ये है लगभग 12 फुट, लगभग पहले ये कम से कम 80 फुटा रोड था जब ये प्रधान जी बने। तो प्रधान जी में इन्होंने विकास कराया काफी, जितना 80 फुटा रोड था वो सारा खत्म कर दिया। अब 12 फुटा चल रहा था ये लगभग 20 साल से, जब से चकबंदी हुई थी। अब ये विधायक बने, विधायक का जो भतीजा है शाहनजर, इसने विधायक की दबंगगिरी पे जो 12 फुटा रोड था ये भी बिल्कुल खत्म कर दिया। थोड़ा दिखा दो रोड पे ना, इधर हो जाओ। ये खत्म करके सिर्फ ये डोल छोड़ दी, और जितने भी इधर के काश्तकार है उन्हें बहुत परेशानी हो रही है बुग्गी झोटा लेने में। उधर से जो रोड है चुंगी पे तो छोटा रोड है, तो सबको बहुत परेशानी है जितने भी खेत वाले हैं। अब ये विकास है, विकास के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। अब बताओ क्या विकास करा इन्होंने, क्या विकास कराएंगे? जो सरकारी रोड ही नहीं छोड़ रहे हैं तो आने वाले टाइम में इनसे हम वोट देके क्या उम्मीद कर सकते हैं? बस देख लो ये आपके आगे मैंने दिखा दी सारी, अपना जितना भी इनके हाथ में पावर आती जा रही, जितने जब जो बंजर जमीनें रास्ते हैं उन्हें कब्जाने का काम कर रहे हैं, और तो कोई विकास नहीं कर रहे हैं। बस हम सारे एकजुट हो गए, पूरा परिवार हो गए, अब जो इस रास्ते को खोलने का काम करेंगे उसके साथ समर्थन देंगे, उसके पक्ष में वोट डालेंगे। जी बिल्कुल, आपको साफ साफ दिख रहा है वीडियो में, कहने की कोई बात नहीं है। तो बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कहीं कहीं से घूम के आना पड़ता है। लगभग रास्ता जो घास लेने आते हैं वो यहाँ पे खड़ी करके और अपने सरों पे उठा के यहाँ पे 6 बीघे से। वहीं काशीपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि काशीपुर की जनता अब धर्म और जाति की राजनीति से ऊब चुकी है। इस बार चुनाव का फैसला विकास के आधार पर होगा। उन्होंने कहा काशीपुर की गंदगी साफ करना, जलभराव की समस्या से निजात दिलाना, 2% दाखिल खारिज की प्रक्रिया को खत्म करना उनका मुख्य एजेंडा है। संदीप सहगल ने यह भी दावा किया कि जनता अब बदलाव चुकी है और बीजेपी के खोखले वादों को अब लोग दरकिनार करने वाले हैं। वहीं सहगल के बयान ने राजनीति के गलियारों में हलचलें मचा दी है। काशीपुर की सम्मानित जनता समझ चुकी है, काशीपुर नगर निगम का चुनाव इस बार जाति पर नहीं होगा, धर्म पर नहीं होगा। काशीपुर का निगम का चुनाव इस बार विकास पर होगा। काशीपुर का चुनाव इस बार गंदगी को दूर करने पर होगा। काशीपुर का चुनाव इस बार 2% दाखिल खारिज कम करने पर होगा। काशीपुर का चुनाव हाउस टैक्स में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए होगा। काशीपुर का चुनाव जल भराव के लिए, जल भराव को दूर करने के लिए, सीवर बनाने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए चुनाव होगा। इस बार काशीपुर की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। हरिद्वार में वैश्य समाज की महिला विंग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और गढ़वाली नृत्य की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। आयोजन में हर वर्ग की महिलाओं ने सांस्कृतिक नृत्य में हिस्सा लिया। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रस्तुति ने वहां समा बांध दिया। प्रस्तुति में नाट्य कार्यक्रम के प्रारूप में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को बड़ी ही सरलता के साथ वहां प्रेजेंट किया गया।
पल ये कहना चाहे। इस कार्यक्रम में हिंदू अग्रवाल समाज और वैश्य समाज की जो अन्य शाखाएं हैं, सब मिलकर के ये उत्सव के रूप में ये कार्यक्रम मना रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा समाज सेवा के समय पर करता रहता है। कई बार जल्दबाजी में घर से पहनते और चल देते हैं। उत्सव के कार्यक्रम करते हैं, नए जागरण, एक नई चर्चा और नए सामाजिक कार्यक्रमों का संकल्प लेते हैं। यही हमारा आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। श्रीनगर में बीती 27 दिसंबर को अज्ञात चोरों द्वारा एक दुकान का ताला तोड़कर 5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। चोरों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही घटना का अनावरण कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्ताईस दिसंबर 2024 को श्रीनगर बाजार में स्थानीय व्यापारी की दुकान पर एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया है। इसमें स्थानीय कोतवाली श्रीनगर में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही इसमें अनावरण किया जाएगा। कुछ इनपुट्स भी प्राप्त हुए हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से, तो शीघ्र ही जो है घटना को खुलासा कर लिया जाएगा और अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। 27 तारीख को रात को जो मेरी फुटेज में आया है वो आया है 1:57 पे। वो दुकान के अंदर एंटर हुआ है, मास्क लगा के, कैप पहनी हुई है उसने, और उसके हाथ में एक धारीदार एक लोहा टाइप का, एक सरिया टाइप का था, जिससे उसने ताले तोड़े। वो उसके हाथ में था, उसने साइड में रखा और उसके बाद वो एंटर हुआ और जितना यहाँ पे कैश लगा हुआ था तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भी नहीं पता है, बट तकरीबन 4 से 5 लाख के बीच का ही है। और उसकी पूरी फुटेज मेरे पास है अवेलेबल, जो मैंने पुलिस प्रशासन को भी दे चुका हूँ पेन ड्राइव में। और मेरा SLR कैमरा था कैनन का, वो भी वो लेके चले गए। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पे? पुलिस ने कार्रवाई जो करी है उसमें पुलिसों को पता चल चुका किन बंदों ने करा है, आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो। अब आगे का देखिए, हमें भी पुलिस पूरी चीज़ें नहीं बताएगी, वो भी गुप्त रखना चाहती है ताकि किसी और को ये पता ना चले। चलिए उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।